नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. एबीपी माझामध्ये जगभरातल्या सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत आहे. अहमदाबादमधून हिरेन रायगुरू जे आमचं काँग्रेस पक्षाचं तिथलं गुजरातमधलं काम हे माध्यमासाठी म्हणून म्हणजे अस्मिता आमच्या चॅनलसाठी म्हणून ते पाहत असतात. ते आपल्याशी जोडले गेले आहेत. हिरेन जी, आपका स्वागत है एबीपी माझा में. जी बिल्कुल कुलकर्णी साहब, धन्यवाद। सबसे पहले तो आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही होने वाला था, कांग्रेस वो छोड़ने वाले ही थे? जी देखिए, पिछले 2 महीनों से जिस तरीके का निवेदन हार्दिक का मीडिया में आता था, सोशल मीडिया में जिस तरीके से वो पोस्ट कर रहे थे लगातार, उससे एक अंदाजा ये आ रहा था कि हार्दिक पटेल अब कांग्रेस छोड़ने के मूड में है। लेकिन इतना जल्दी छोड़ेंगे, वो शायद ये अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा हम सोच रहे थे और चर्चा भी ऐसी चल रही थी कि अगर हार्दिक पटेल कांग्रेस को छोड़ेंगे तो भी ऐसे समय में, यानी कि चुनाव जब नजदीक आएगा वही तो तब सवाल वो है ना, छोड़ेंगे। लेकिन वही तो सवाल है, क्यों अनएक्सपेक्टेड है? चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी को अगर ऐसा कोई नेता मिलता है, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो, या फिर हार्दिक के लिए भी अगर कोई अलग रास्ता खुला है तो वो वही सही समय है ये तो। हार्दिक के लिए अगर रास्ता खुला है इसकी बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस मुख्य विपक्ष के तौर पे है और मान लीजिए कि अब वो विपक्ष में भी नहीं रहे, उसने इस्तीफा आज दे दिया है और वो राजनीतिक पार्टी अगर कोई दूसरी जुड़ना चाहे तो वो भारतीय जनता पार्टी रहेगी, क्योंकि पिछले 30 साल से यहाँ पे भाजपा शासन कर रही है। और अगर हार्दिक पटेल को मान लीजिए कि सक्रिय राजनीति में रहना ही है तो उसके लिए भाजपा ही एक विकल्प हो सकता है। और जहां तक सूचना मिल रही है वहां तक वो अगले 1 सप्ताह के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर सकते हैं। जी, मुझे पता है कि आपको कई नेताओं के वहां इंटरव्यू करने हैं। मैं समझ भी सकता हूं कि अभी शायद आप किसी ऐसे ही नेता के घर में हैं, लेकिन चूंकि ये जो लेटर है हार्दिक पटेल का मेरे हाथ में है और जिस तरीके से सवाल उन्होंने उठाए हैं, तो लगता यह है कि फिर से जो इतिहास है वो कांग्रेस पार्टी के लिए दोहराया जा रहा है। क्योंकि आपको याद ही होगा, बिल्कुल 2 साल पहले जो विप्ल देव है, इन्होंने भी वही बात उठाई थी कि कांग्रेस के नेता को वो जब दिल्ली में मिलने गए थे, तब राहुल गांधी जो है वो अपने कुत्ते की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे, अपना जो जो पेट एनिमल है उनकी तरफ उनका ज्यादा ध्यान था, ना कि कांग्रेस नेताओं की तरफ। तो मेरे हाथ में ये सवाल, ये जो हार्दिक का लेटर है, वो लेटर है, वो पहले ही वाक्य में ये कहते हैं कि अनेक प्रयासों के बाद भी कांग्रेस पार्टी द्वारा देश हित एवं समाज हित के बिल्कुल विपरीत कार्य करने के कारण कुछ बातें आपके ध्यान में लाना बहुत आवश्यक हो गया था। तो सही में क्या वो इस तरीके की बातें थी, चाहे वो पटेल समाज को लेके हो या फिर कांग्रेस के अंदरूनी राज्य की कोई ऐसी बातें थी जिसको बिल्कुल सुना हार्दिक पटेल की बात कोई सुन नहीं रहा था दिल्ली में? देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हार्दिक पटेल की बात कोई सुन नहीं रहा था, क्योंकि मैं आपको ले जाना चाहूंगा 2017 में जब हार्दिक पटेल का ऑफिशियल तौर पे ज्वाइनिंग हुआ था, तब वो स्टेज पे प्रियंका गांधी थी, राहुल गांधी थे और सोनिया गांधी थे। शायद पहली बार ऐसी तस्वीर सामने आई कि किसी को कांग्रेस में ज्वाइन करने के लिए पूरा गांधी परिवार एक स्टेज पे हो, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद जो भी चुनाव गुजरात के हुए तो उसमें उनको स्टार प्रचारक का रूप दिया गया था। उसके बाद यूपी का चुनाव अभी हाल ही में हुआ तो उसको स्टार प्रचारक बनाया गया था। 26 साल होंगी शायद हार्दिक पटेल की आयु जब उनको ऑफिशियल तौर पे गुजरात कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया, जो कि इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ कि किसी कम उम्र के लोग को, व्यक्ति को ऐसा बड़ा पद मिला। क्योंकि इससे पहले भी जो भी कार्यकारी प्रमुख यानी कि वर्किंग प्रेसिडेंट रहे तो वो 50 वर्ष की आयु के ऊपर के रहे। जो एक्स कैबिनेट, माफ कीजिएगा, एक केंद्रीय मंत्री रहे हो या फिर गुजरात के सांसद रहे हो कांग्रेस में से, ऐसे लोग, कुंवर जी बावल या तुषार चौधरी को ये पद मिलता था जो पद हार्दिक पटेल को मिला। हाँ, ये बात भी सही है कि हार्दिक पटेल यहाँ के नेता को तवज्जो देने के बजाय वो सीधे राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और प्रियंका गांधी के सीधे संपर्क में रहा करते थे। जब उनकी नाराजगी सामने आई 2 सप्ताह पहले, तब वो दिल्ली गए और दिल्ली सीधे वो मिले केसी वेणुगोपाल से। यहाँ जो प्रदेश के पीसीसी चीफ है, यहाँ के जो संगठन प्रभारी है रघु शर्मा जी, जगदीश ठाकुर, उनको वो मिलते नहीं थे, बात भी नहीं करते थे। तो जहां तक हार्दिक पटेल के संपर्क की बात की जाए तो केंद्रीय नेतृत्व के साथ उसके लगातार
संपर्क रहे हैं, उसका लाभ भी उनको मिला है। हार्दिक पटेल जब किसी भी पद पे कांग्रेस में नहीं थे, तब उनको हेलीकॉप्टर दिया जाता था कांग्रेस पार्टी की ओर से पार्टी का प्रचार करने के लिए। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात कहलाती है। जब ये एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, जिग्नेश मेवानी जो यहाँ से निर्दलीय धारा से एमएलए है, अभी वो कांग्रेस में जुड़े नहीं है, फिर भी आपने देखा होगा कि उदयपुर की जो चिंतन शिविर थी कांग्रेस की, उसमें उसको बुलाया गया था। तो जिस तरीके का तवज्जो अभी जिग्नेश को मिला, वही तवज्जो पास्ट में हार्दिक को मिला था। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भी हार्दिक के साथ लगातार संपर्क में था। तो क्या बात है, ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है? इतना सब देने के बाद भी हार्दिक को लगता है कि शायद इस बार भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी, तो क्या होगा आगे जाके? तो क्या वो वही बात है जिसको समझ के यही समय चुन के वो निकल चुके हैं कांग्रेस छोड़ के? जो जिस तरीके का लेटर उन्होंने लिखा है सोनिया गांधी को, उस लेटर से ही उन्होंने इस्तीफा दिया है अपने वर्किंग प्रेसिडेंट के पद पे। वो लेटर साफ तौर पे बता रहा है कि उनकी नाराजगी तो काफी थी, नाराजगी की जो बात थी वो भी उन्होंने पहुंचाने का प्रयास भी किया था। उसमें भी हम मना नहीं कर रहे, क्योंकि लगातार वो मीडिया में आके बोलते थे, सोशल मीडिया में भी बोलते थे। लेकिन जो हो गए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आया कि हार्दिक पटेल की क्या नाराजगी थी। सब कुछ तो दिया था पार्टी ने। हाँ, सब कुछ हार्दिक पटेल को जो मिला, कम आयु में किसी को नहीं मिला, वो हार्दिक पटेल को मिला। फिर भी हार्दिक पटेल को ऐसा लगता था कि जो भी डिसीजन ले रही है गुजरात कांग्रेस, वो उनको पूछ के लिया जाए, बिना उसके पूछे बिना ये डिसीजन लिया ना जाए। ये काफी उसकी नाराजगी थी। बाकी जैसे कांग्रेस के नेता भी बता रहे थे, वैसे मैं भी बोलना चाहूंगा कुलकर्णी जी कि अगर कोई बंदा मन में ठान ही लेता है कि मुझे यही करना है, तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं रहता है। जो उसने लेटर लिखा है उसमें जो काफी सारी बातें उन्होंने लिखी है, वो बता रही है कि काफी समय से उसने ठान लिया है कि कांग्रेस को उसको छोड़ना है, जो आज वो छोड़ चुके हैं। आतापर्यंत तरी जे काही काँग्रेस पक्षानं एवढ्या कमी वयामध्ये त्यांना जे हवं होतं ते सगळं दिलेलं होतं। मी त्यांना विनंती करतोय की रिजॉईन करा तुम्ही म्हणून। पण हार्दिक पटेलचं पत्र जे आहे ना, ते पत्रच इतकं रिव्हिलिंग आहे की जसं हिरेन यांनी सांगितलं की एखाद्या व्यक्तीनं जर असं ठरवलेलंच आहे की आपल्याला या पक्षामध्ये राहायचं नाहीये, तर सोनिया गांधी यांना जे ते पत्र हार्दिक पटेल लिहिले ते असं आहे कि विषय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यत्व से मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। अनेक प्रयासों के बाद भी कांग्रेस पार्टी द्वारा देश हित एवं समाज हित के बिल्कुल विपरीत कार्य करने के कारण कुछ बातें आपके सामने लाना बहुत आवश्यक है। पण हरेन यांनी जसं सांगितलं त्याप्रमाणे पक्षामध्ये तर हार्दिक पटेल यांना जेवढं काही अपेक्षित होतं ते सगळं मिळत होतं। या 21वीं सदी है और भारत विश्व का सबसे युवा देश है। देश के युवा एक सक्षम और मजबूत नेतृत्व चाहते हैं। पिछले लगभग 3 वर्षों में मैंने यह पाया है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित रह गई है, जबकि देश के लोगों का विरोध नहीं, एक ऐसा विकल्प चाहिए जो उनके भविष्य के बारे में सोचता हो, देश को आगे ले जाने की क्षमता रखता हो। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर हो, सीए एनआरसी का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो अथवा जीएसटी लागू करने जैसा निर्णय हो, देश लंबे समय से इनका समाधान चाहता था और कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसमें एक बाधा बनने का काम करती रही। भारत देश हो, गुजरात हो या मेरा पटेल समाज हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस को स्टँड सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध करने तक ही सीमित आहे। इंटरेस्टिंग आहे, कारण अशा पद्धतीनं हार्दिक पटेल यांनी तेव्हा पत्र लिहिले की यातले सगळे मुद्दे, एक खरं म्हणजे हार्दिक पटेलनी काँग्रेस पक्षाकडनं आमदारकी स्वीकारण्याच्या आधीपासूनचे आहेत। आणि असं असून सुद्धा आता हार्दिक पटेलला याची जाणीव होणं हे दिसतं आहे की गुजरात मधलं जे वारं आहे ते वारं कुठल्या दिशेनं जाऊ शकतं आणि ते वारं जातं आहे। आणि म्हणूनच बहुधा हरेन जसं आपल्याला सांगत होते की या पद्धतीनं त्यांनी विचार केलेला असू शकतो। मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप फिर से जुड़ जाइए, हमारा अभी चल ही रहा है, देखते हैं कि आप किस तरीके से ऑडियो का इश्यू सॉल्व हो जाता है। और दुसऱ्या पत्रामध्ये ते असं म्हणताय, हार्दिक पटेल असं म्हणतो, ते पत्रामध्ये हार्दिक पटेल जसं म्हणणं आहे की कांग्रेस पार्टी शीर्ष नेतृत्व में किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीरता की कमी बड़ा मुद्दा है। मैं जब भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला
तो लगा कि नेतृत्व का ध्यान गुजरात के लोगों और पार्टी की समस्याओं को सुनने से ज्यादा अपने मोबाइल और बाकी चीजों पर रहा। जबकि देश संकट में था अथवा कांग्रेस को नेतृत्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, तो हमारे नेता विदेश में थे। शीर्ष नेतृत्व का बर्ताव गुजरात के प्रति ऐसा है जैसे की गुजरात और गुजरातियों से उन्हें नफरत आहे। दिसतं असं की हार्दिक पटेल हे कुठल्या तरी अशा संधीच्या शोधात होते आणि नुकताच राहुल गांधी यांच्या संदर्भातला नेपाळ मधला एक व्हिडिओ बाहेर आला आणि तो व्हिडिओ आल्याबरोबर ती एक संधी साधली गेलेली आहे आणि त्याच मुद्द्याला अनुसरून हमारे नेता गुजरात की बजाय देश की बजाय बाहेर जातात। पण हे फार इंटरेस्टिंग आहे की मोबाईल आणि बाकी चीजों पर रहता है। बिपल देव यांनी पण अशाच स्वरूपाचे काँग्रेस नॉर्थ ईस्ट मधले एक महत्वाचे नेते, त्यांनी पण काँग्रेस पक्ष सोडत असताना मी दिल्लीमध्ये गेलो आणि दिल्लीमध्ये राहुल गांधी यांची भेट घ्यायचा प्रयत्न केला। तेव्हा मला तिथे राहुल गांधी यांनी सविस्तरपणे ऐकून नाही घेतलं, उलट ते आपल्या आपल्या कुत्र्याशी त्यांचा अधिक संवाद होता। अशा पद्धतीची भाषा करतच त्यांनी अशा पद्धतीची भाषा त्यांनी केली आणि त्यातूनच त्यांनी पक्ष सोडला आणि भाजपनं सुद्धा त्यांनी अशा पद्धतीनं पक्ष सोडल्यानंतर जे तयार नेतृत्व होतं ते स्वतःकडे घेतलं आणि त्या तयार नेतृत्वाला त्यांनी संधी दिली। पुढे हार्दिक पटेलचं देखिए फिर से जुड़ गए हैं तो सवाल तो बहुत तीखे पूछे गए हैं। ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो बिल्कुल सीरियस नहीं है। मैं जब भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला तो लगा कि नेतृत्व का ध्यान गुजरात के लोगों और पार्टी की समस्या को सुनने से ज्यादा अपने मोबाइल और बाकी चीजों पर रहा। भाई साहब क्या कहना चाहते हैं हार्दिक पटेल, क्या नैरेटिव देना चाहते हैं? जो उनके लिखे हुए शब्दों को सीधी तरीके से हम समझने जाए कुलकर्णी जी, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ने के साथ साथ कांग्रेस तोड़ने की भी फिराक में है। उसका जो मंशा है वो कांग्रेस तोड़ने की मंशा है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं अपने 500 या 600 रुपये खर्च करके कहीं कोई रैली में जाते हैं तो कांग्रेस के गुजरात के जो नेतृत्व है उसका ध्यान उन पर नहीं होता है। उसका ध्यान उस पर होता है कि केंद्र से जो भी नेता आए हैं इस रैली में क्या उनको चिकन मिला कि नहीं। आपने गौर से देखा होगा, लेटर पढ़ा होगा कुलकर्णी जी, तो ये शब्द उनके हैं। दूसरी तरफ वो लिखते हैं कि उनका ध्यान कॉन्स्टेंटली अपने मोबाइल में रहता है, वो मोबाइल यूज करते रहते हैं। राहुल गांधी की तरफ है क्योंकि उनका नेपाल का जो वीडियो है वो बिल्कुल एक हफ्ते पहले ही बाहर आया था। बिल्कुल ऐसा हम मान सकते हैं, ऐसा हार्दिक कहना चाहते हैं वो हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेटर में उन्होंने किसी का नाम लिखा नहीं है। लेकिन देखिए कि हार्दिक का जिस तरीके का संपर्क कांग्रेस के अंदर था, कांग्रेस के हम हाईकमांड बोलते हैं, कांग्रेस की जब भी बात आती है तो उसके शीर्ष नेतृत्व को हाईकमांड बोला जाता है। तो हाईकमांड के अंदर न मात्र गांधी फैमिली लेकिन केसी वेणुगोपाल, अजय माकन जैसे नेता भी आ जाते हैं। तो हार्दिक कॉन्स्टेंटली उन सबके संपर्क में थे। ऐसा नहीं था कि हार्दिक को कोई तवज्जो नहीं मिलता था। हाँ, ये बात हम बोल सकते हैं कि हार्दिक ने जिस तरीके से मीडिया में अपनी बात रखी या मीडिया में ऐसी बात कही जिससे कांग्रेस पक्ष को नुकसान होने लगा, उसके बाद 10 तारीख को यहाँ पे दाहोद में एक आदिवासी अधिकार रैली थी, वहां पे राहुल गांधी आए थे। तो राहुल गांधी ने उस स्टेज पर से जिग्नेश मेवानी, जो कि निर्दलीय विधायक है, अभी तक कांग्रेस में जुड़े नहीं है, उनका नाम लिया था। बोले कि वो 9 दिन जेल में जाकर आए। हालांकि हार्दिक पटेल भी भूतकाल में कांग्रेस में गए थे, लेकिन हार्दिक पटेल का नाम भी राहुल गांधी ने उस वक्त तो लिया नहीं है कि जिग्नेश को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा था और हार्दिक की तरफ बिल्कुल पार्टी ध्यान नहीं दे रही थी। बिल्कुल ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखने को भी मिला है। चिंतन शिविर की बात करें तो चिंतन शिविर में हार्दिक का एक तरीके ऐसा दावा था कि मुझे न्योता मिला था लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि मेरे प्रोग्राम पहले से तय थे। लेकिन अगर कांग्रेस के नेताओं के साथ मेरी बात हुई तो कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि प्रोटोकॉल के रूप में हार्दिक पटेल को न्योता नहीं दिया गया था। अगर ऐसा प्रोटोकॉल है तो फिर जिग्नेश मेवानी को किस आधार पे उन्होंने न्योता भेजा और जिग्नेश मेवानी किस आधार पे वहां पे गए चिंतन शिविर में। तो यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस हाईकमांड भी हार्दिक को दूर रख के, यानी कि हार्दिक से अंतर बना के जिग्नेश मेवानी को नजदीक ला रहा है या नजदीक ला चुके हैं। जिग्नेश मेवानी जो कि यहाँ पे अनुसूचित जाति का एक बड़ा फेस
बन चुके हैं, जो कि वो चूंकि ये माना जाए कि 2017 में गुजरात के अंदर जो भी आंदोलन हुए, चाहे वो पाटीदार समाज का आंदोलन हो, चाहे ओबीसी समाज का आंदोलन हो, या उसके आधार पे खड़ा हुआ अनुसूचित जाति का आंदोलन हो, उसका ये चेहरा बन चुके थे। फिर वो कांग्रेस के नजदीक आए, उन्होंने 2017 में बोला कि मैं कांग्रेस के मैंडेट पे चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं जहां से चुनाव लड़ूंगा कांग्रेस वहां पे अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। तो वडगाम में मणिभाई वाघेला, जो कि सिटिंग एमएलए थे, वो 2017 में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, वो तोड़ जोड़ की राजनीति जब हुई, तब भी कांग्रेस के साथ रहे, वफादार रहे। फिर भी कांग्रेस ने उनको वहां से चुनाव नहीं लड़वाया, क्योंकि जिग्नेश मेवानी की डिमांड थी कि मैं जहां पे चुनाव लड़ूंगा वहां पे कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा नहीं रहेगी। ये बात है। तो अब मणिभाई वाघेला भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, शायद वो भी वडगांव से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मेन बात जो आपकी थी कि हार्दिक से अंतर किया है, तो हाँ, वो हार्दिक ने भी अपनी ओर से कांग्रेस से अंतर कर लिया, और कांग्रेस ने भी अपनी ओर से हार्दिक से दूरी बनाई और जिग्नेश से दूरी कम की, जिग्नेश को नजदीक लाया। तो ये भी एक रीजन हो। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं दिल्ली में आपके लोगों से बात करता हूं, और किया भी मैंने, खास करके गुजरात को लेके, तो उनको गुजरात में उनका प्रॉफिट बढ़ा है। जब सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उनको अच्छा सीटें भी आई थी, और ये माना जा रहा है अरविंद केजरीवाल का आगे का जो फोकस है वो शायद गुजरात में ज्यादा होगा। तो इस स्थिति में हार्दिक पटेल ने आपको ना चुनते हुए बीजेपी को चुनने की बात क्यों की? क्योंकि फर्स्ट पैरा में ही वो दिखाई दे रहा है कि वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, लोकल बॉडीज के जो चुनाव हुए, मान लीजिए सूरत कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी को अच्छा रिजल्ट मिला, और 2 जिला पंचायत है उसमें कुछ सीटें आई, तालुका पंचायत में 1-2 सीटें आई, कुल मिलाकर सीटें देखी जाए तो 57 के अराउंड कुछ सीटें अभी है आपके पास, उसमें सभी लोकल बॉडी आ जाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी गुजरात में आके सीधे ही ये असेंबली इलेक्शन में कुछ ज्यादा सीटें ले जाए, ऐसा दिख नहीं रहा है। और इतिहास भी देखे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गुजरात के अंदर तीसरा मोर्चा कभी नहीं चला है। तीसरे मोर्चा के रूप में एक समय केशुभाई भी थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी तीसरा मोर्चा खोला था। शंकर सिंह वाघेला, वो भी तीसरे मोर्चा का पार्ट रह चुके हैं, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के। तो इतनी बड़ी शख्सियत, जब एक समय ऐसा था कि उन्होंने तीसरा मोर्चा खोलने का प्रयास किया था, यहाँ के गृह मंत्री ले लीजिए आप, गोवर्धन झड़फिया, उन्होंने भी प्रयास कर लिया था, तो वो भी सफल नहीं रहे। तो गुजरात में तीसरा मोर्चा सफल नहीं होता है कभी भी, ये सब जानते हैं। और आपने जो सवाल किया कि न आप में जाने के बजाय वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी अभी जिस तरीके से मेहनत कर रही है, उनका कहना है कि हम 182 जो कि कुल सीटें हैं असेंबली गुजरात की, वो सारी की सारी जीतेंगे। मान लीजिए कि वो सारी ना जीते, लेकिन उसके करीब भी चले जाए तो भी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस की सरकार बनने के जो हालात है वो ज्यादा अभी दिखता नहीं है, नजर नहीं आ रहे, हालात नहीं, आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो हार्दिक को लगता है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाए, कहीं से चुनाव लड़े, तो वो कम से कम धारासभ्य तो बन जाएंगे। और उसके बाद अगर हो सकता है कि भाजपा में जाने के लिए उसने जो डील की होगी या डील करेंगे, क्योंकि कोई ऐसा तो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में नहीं जाएगा। आपके नजर में वो डील क्या होगी? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि बीजेपी में इतने बड़े 2 टॉलेस्ट नेता जो है वो गुजरात से आते हैं, तो उस पार्टी में हार्दिक जैसे लोगों के लिए क्या प्रोस्पेक्ट है? एक डील क्या हो सकती है, और हार्दिक का बीजेपी में प्रोस्पेक्ट क्या है? देखिए, डील क्या हो सकती है वो साफ तरीके से तो अभी पता नहीं है, या कभी पता भी ना चले, क्योंकि वो हार्दिक और शायद वो बीजेपी में जाए तो बीजेपी के बड़े लीडर्स के बीच की बात होगी। लेकिन अभी जो बातें सुनने में आ रही है कुलकर्णी जी, अभी जो बातें सुनने में आ रही है कि अभी कुछ ही दिनों के बाद राजकोट में एक अस्पताल का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी उसमें वर्चुअली ज्वाइन करेंगे, और हार्दिक पटेल उस स्टेज से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, ऐसी अभी बात आ रही है। इसमें अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि ये बात सच होती है तो अपने आप में बड़ी बात हो जाएगी,
भले वर्चुअली तो वर्चुअली, लेकिन वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जिस कार्यक्रम में वर्चुअली हाजिर रहते हैं उसी कार्यक्रम में हार्दिक पटेल का उस पक्ष में ज्वाइन करना यानी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो इससे एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि क्या बातचीत हुई होगी या क्या डील हुई होगी या क्या हो सकती है। लगते हैं आपको बीजेपी में हार्दिक पटेल के? बिल्कुल, प्रोस्पेक्ट करने की अगर बात आती है तो सीधे तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उसमें हार्दिक पटेल या तो उसका जो नेटिव है विरमगाम वहां से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर टंकारा जो मोरबी के नजदीक की एक असेंबली सीट है वहां से वो लड़ सकते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो मंत्री बन सकते हैं, डेफिनेटली वो भी सही बात है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि मेरे अच्छे मित्र थे राजू सातव, वो अब नहीं रहे हैं। लेकिन पिछली बार जब मैं गुजरात में आया था तो मैंने देखा कि वो बहुत कड़ी मेहनत वहां पे कर रहे थे और हमने ये भी देखा कि पिछली विधानसभा में कांग्रेस ने वहां पे अच्छा कंपटीशन दिया था बीजेपी को। अब जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हार्दिक पटेल को लेके हो रही है तो इसका कितना खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की? देखिए, हार्दिक पटेल जिस तरीके से कांग्रेस में शामिल हुए थे उसको तवज्जो मिला और आज वो जा रहे हैं, खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, साथ में ये भी बात है कि हार्दिक पटेल के साथ पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के जो कन्वीनर रहे हैं, जो बड़े चेहरे रहे हैं, वो हार्दिक पटेल के साथ कांग्रेस में आए थे। अब उनमें से कितने चेहरे हार्दिक पटेल के साथ वापिस कांग्रेस छोड़ेंगे उस पे ज्यादा दारोमदार रहेगा, क्योंकि देखिए कार्यकर जो है वो कहां जा रहा है वो बड़ी बात है, नेता कहां जा रहा है वो बड़ी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की इस बार की स्ट्रेटेजी अगर हम माने तो यही है कि बड़े लीडर्स तो बहुत सारे ले लिए, अभी जो जरूरत है वो बड़े लीडर्स के बाद की जो कमिटियां रहती है, जो मैनेजमेंट करते हैं, उनकी जरूरत है और कार्यकरों की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट उसको मिल सके और ज्यादा से ज्यादा बैठक 182 यहाँ पे है तो उसके नजदीक कैसे क्या कांग्रेस पिछली बार की तरह उस स्थिति में है कि वो बीजेपी को कंपटीशन दे सके, फाइट दे सके? बिल्कुल फाइट तो देगी कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस भी जानती है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे आने के बाद उन्होंने थोड़ी बहुत सीटें लोकल बॉडीज में तो ली है, तो फाइट देनी जरूरी है। और उस हिसाब से अभी बात करूं तो कांग्रेस ने यहाँ पे अभी रणनीति भी बनाई है, हालांकि उसमें से कम रणनीतियां इंप्लीमेंट हो रही है, ज्यादातर रणनीति इंप्लीमेंट अभी नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरीके का प्लान उन्होंने बनाया है, चाहे वो आदिवासी समुदाय के वोट आकर्षित करने की बात हो, चाहे ओबीसी समुदाय के वोट आकर्षित करने की बात हो, अनुसूचित जाति के वोट आकर्षित करने की बात हो, या फिर अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज जो गुजरात के हैं, करीबन उसमें 60 से ज्यादा सीटें असेंबली की आती है जो अर्बन और सेमी अर्बन में आ रही है, जो पक्की भारतीय जनता पार्टी काफी कई सालों से जीतती आ रही है। तो इस बार कांग्रेस ने अलग से रणनीति बनाई है और बना रही है, और जिस तरीके की सूचना मेरे पास है, इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो इस बार वो जो ऐलान करेंगी अपना चुनावी पत्र, घोषणा पत्र, तो उसमें भी दो अलग अलग हो सकते हैं, ग्रामीण विस्तार का अलग हो सकता है, अर्बन विस्तार। मेहनत कर रही है, फाइट देगी ऐसा लग रहा है। बहुत ही आखिरी मेरा सवाल है, मैं जानता हूं कि पॉलिटिक्स में एथिक्स कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जिस बात को लेके हार्दिक पटेल निकले थे वो बात थी आरक्षण। तो जो पाटीदार समाज, पटेल समाज है, ये भी बहुत टू अर्ली है टू ये आपसे सवाल पूछना कि वो समाज क्या सोच रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है समाज अपन क्या रिएक्शन रहेगी? और जिस बात को लेके हार्दिक पटेल का नेतृत्व सामने आया है, क्या वो सवाल जो थे, जो भी आंदोलन के मुद्दे थे, वो खत्म हो गए इसके साथ में? देखिए, पाटीदार समुदाय गुजरात का जो है और भारतीय जनता पार्टी है उसका बहुत ही पुराना नाता है, क्योंकि बीजेपी गुजरात के अंदर जो एस्टेब्लिश हुई है उसमें पाटीदार समुदाय का ही बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर वो समुदाय कांग्रेस से नाराज न होता भूतकाल में तो भारतीय जनता पार्टी इस कदर उभर या इतनी जल्दी गुजरात में अपना पैर नहीं जमा पाती। तो ये बात है, जब पाटीदार अनामत आंदोलन की बात थी तब उसमें से कुछ लोग कांग्रेस से फिर से जुड़े थे, भारतीय जनता पार्टी से नाराज भी रहे थे, लेकिन जिस तरीके का रिजल्ट आया 2017 का, उसके बाद
लोकसभा चुनाव 2019 आप ले लीजिए, तो हार्दिक के साथ जो लोग कांग्रेस में आए थे, पर्टिकुलर पार्टी ईड़ा समुदाय की मैं बात कर रहा हूं, तो वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी से फिर से जुड़ गए थे। कोई ऐसा बड़ा समुदाय हार्दिक के साथ रहा ऐसा नहीं था। हाँ, एक बात है कि अगर हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो वो सबको यानी अपने समुदाय को ऐसा समझाने में सफल रहेगा कि मैंने जो आंदोलन किया था वो आंदोलन की फलश्रुति जो है वो पूरे समुदाय को मिली है, न मात्र पाटीदार समुदाय लेकिन सवर्ण समुदाय जो है गुजरात का उसको मिली है। क्योंकि रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं आप, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, वो बात करेंगे और वो सफल रही है, तो उसमें ज्यादातर लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी में यानी कि हार्दिक के साथ जुड़ के भारतीय जनता पार्टी की ओर स्वीप कर सकते हैं, ऐसा मैं 100% मानता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आशा है कि जब आप हार्दिक पटेल से मिलेंगे तो इन सभी सवालों के जवाब आप लेंगे और फिर हम आपसे बात करेंगे कि जो हार्दिक पटेल के अगली पॉलिटिकल मूव है और उनका बीजेपी का जो प्रॉस्पेक्ट है वो क्या रहेगा। थँक्यू सो मच। आमचा हा जो मधल्या ओळीचा प्रयोग आहे तो तुम्हाला कसा वाटतो ते जरूर सांगा। माझं एबीपी माझाचं जेवढं म्हणून सोशल मीडिया अकाउंट आहे ते फॉलो करायला लागा, महत्वाचे मुद्दे टॅग करा, तुमच्या ऑब्जेक्टिव्ह असलेल्या महत्वाच्या कमेंटचं स्वागतच आहे, पण त्यासोबतच तुम्ही काही चांगले विषय सुचवले, काही पाहुण्यांची नावं, गेस्टची नावं सुचवली तर त्याचं सुद्धा आम्ही त्या लोकांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करू। आपण प्रयत्न काय करतोय की आज दिवसभरातली महाराष्ट्रातली आणि सोबतच देश पातळीवरची एखादी महत्वाची राजकीय घडामोड असेल तर त्याच्या मागचे जे सगळे ताणेबांधे असतात ते ताणेबांधे आपल्या प्रेक्षकांना समजावून सांगावे ऑब्जेक्टिव्हली, ना की याची बाजू घेऊन ना याची बाजू घेऊन, कारण महाराष्ट्राला कधी नव्हे तेवढी ऑब्जेक्टिव्ह जर्नलिझमची आता फार प्रकर्षाने गरज आहे। सो थांबूया आपण इथे, फॉलो करायला लागा आमची सर्व सोशल मीडिया अकाउंट्स। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।